नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। अब हम स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग के बारे में जानेंगे। तो आइए, इस मॉड्यूल के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहले हम स्पेक्ट्रल एम्बेडिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम समझेंगे ग्राफ किसे कहते हैं, उसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है, और फिर हम स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कि एक तरीके से क्लस्टरिंग ऑन ग्राफ का कॉन्सेप्ट कहलाता है। हम इसे दो तरीके से करेंगे। एक हम करेंगे नॉर्मलाइज्ड लैप्लाशियन मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए, और दूसरी बार अननॉर्मलाइज्ड लैप्लाशियन मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए। उसी के साथ हम ग्राफ कट के क्राइटेरिया को भी समझेंगे जो कि क्लस्टरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें दो फेमस ग्राफ कट मेथड्स हैं, एक है नॉर्मलाइज्ड ग्राफ कट और दूसरा है रेशियो कट। हम स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग के एडवांटेजेस और उसके चैलेंजेस को भी समझेंगे, और फिर एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, और साथ में सैम्पल मैटलैब कोड को भी आपको देंगे ताकि आप खुद चला सकें। जो स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग है, ये ट्रेडिशनल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स की डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करता है। इसके की फीचर्स क्या हैं कि इसमें कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स को हैंडल करने की कैपेबिलिटी है। ये इरेगुलर शेप क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई कर पाता है, और साथ ही साथ बहुत ही इंट्रिकेट डेटा पैटर्न्स को भी निकाल पाने में सक्षम होता है। नॉन लीनियर बाउंड्री से अगर आपके क्लस्टर सेपरेटेड हैं तो ये स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग मेथड उसको भी आइडेंटिफाई कर पाता है। एक तरीके से ये बहुत ही अच्छी एल्गोरिथम है जो कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यूज़ होता है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रल एम्बेडिंग। और स्पेक्ट्रल एम्बेडिंग किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम एक ग्राफ को सेटअप करते हैं। ग्राफ क्या है? अगर आपके पास काफ़ी सारे डेटा सैंपल पॉइंट्स हैं तो आप हर डेटा सैंपल को एक इस ग्राफ का नोड बना सकते हैं। और अब आप क्या करते हैं कि आप इन नोड्स के बीच के इंटरेक्शन को देखते हैं जो कि हर डेटा सैंपल के फीचर्स को इस्तेमाल करते हुए बनाए जाते हैं। इस तरीके से हम एक ग्राफ सेटअप करते हैं, और ग्राफ सेटअप करने के बाद जो कि हम इंटरेक्शंस के द्वारा इन एजेस को सेटअप करते हैं, उसके बाद हम एक एफिनिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। हम इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स के एक फॉर्म का स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन करते हैं जिसे हम कहते हैं आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन। अब समझने की बात ये है कि जितने भी मेथड्स ऐसे हैं जो कि आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज़ में मैट्रिसेस को, डेटा मैट्रिसेस को या डेटा के किसी फॉर्म के मैट्रिसेस का डिकम्पोजिशन करते हैं, उन सभी मेथड्स को हम स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग या स्पेक्ट्रल एम्बेडिंग के मेथड्स में इस्तेमाल करते हैं। ये जो आइगन वैल्यूज़ निकलती हैं उनको हम कहते हैं कि एक तरीके से वो स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो आइगन वेक्टर्स हैं उनको हम कहते हैं कि वो हमारी डायरेक्शंस हैं, या स्पेक्ट्रल डायरेक्शंस भी हम उनको लेबल देते हैं। तो इस तरीके से एक तरीके से जितना भी हमारे पास डेटा गिवन है उस डेटा की सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी को कैप्चर करते हुए इस तरह के मैट्रिसेस को सेटअप किया जाता है, और फिर उनके आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन से हम इस स्पेक्ट्रल एम्बेडिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे लैप्लाशियन आइगन मैप्स आते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस आता है जिसमें कि कर्नल पीसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड हो जाता है। उसी तरह काफ़ी सारे और मेथड्स भी हैं जो स्पेक्ट्रल एम्बेडिंग के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लोकल लीनियर एम्बेडिंग, डिफ्यूजन मैप्स, आइसो मैप्स। अब जब हम स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो उसके साथ ही आपको ये स्पेक्ट्रल एम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट और साथ में स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग के मेथड को। तो सबसे पहले जैसे कि हमने कहा कि हम अपने डेटा का इस्तेमाल करते हुए एक ग्राफ सेटअप करते हैं। अब ग्राफ किसे कहते हैं? ग्राफ में बेसिकली हमारे पास दो सेट्स होते हैं। एक सेट है जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ वर्टिसेस। तो जो कि आप देख पा रहे हैं कि हम कह रहे हैं V जो है वो हमारा सेट ऑफ वर्टिसेस है, V1 V2 to Vn। अगर हमारे पास एक डेटा सेट में
n नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेटा सैंपल्स हैं तो हम हर डेटा सैंपल को एक वर्टेक्स की तरह डिनोट कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो हमारे पास n डेटा सैंपल्स थे, हमने हर एक डेटा सैंपल को एक वर्टेक्स पे लगाया और उसको हमने v1 to vn लेबल कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या सेटअप करना है, क्योंकि ये ग्राफ में नोड्स आ गई या वर्टिसेस आ गए, अब हमें उनके बीच के कनेक्शंस को एस्टैब्लिश करना है। उन कनेक्शंस को हम कहते हैं एजेस, जिनको हम डिनोट करेंगे E1 to EM, क्योंकि ये m may be greater than equal to the number of nodes which are present in the graph। अब ये एज क्या है, ये हर दो वर्टिसेस के बीच में जो कनेक्शन है उससे मिलकर बनी है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा जो ग्राफ सेटअप हुआ, जैसे कि सपोज़ करिए कि हमारे पास 4 डेटा सैंपल्स थे, तो हमने हर डेटा सैंपल को एक वर्टेक्स से डिनोट कर दिया v1, v2, v3, v4। हो सकता है कि ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है, जबकि ये वाला जो वर्टेक्स है वो इस तरीके से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से अब हमारा ग्राफ बन गया, जिसमें हम लेबल कर सकते हैं E1, E2, E3, E4, E5। तो अब हमारे 5 एजेस हैं और हमारे पास 4 नोड्स हैं या वर्टिसेस हैं। अब इस तरीके से जब हमने ग्राफ को सेटअप किया तो आप देख पा रहे हैं कि किसी भी जो एज है उसमें डायरेक्शन नहीं है। जब हमारे पास इस तरह डायरेक्शन नहीं होती तो हम उन्हें अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। या अगर हमारे पास डायरेक्शन भी है, अगर हमने इनको डायरेक्शन भी दे दिया तो फिर हम उसको कहेंगे डायरेक्टेड ग्राफ। तो हम 2 तरीके से ग्राफ सेटअप करते हैं, अनऑर्डर्ड पेयर्स को यूज़ करते हुए, जैसे कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, या हम डायरेक्टेड ग्राफ। हम एक ग्राफ को मल्टीपल तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए अब देखते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम कहते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इसको बॉल स्टिक मॉडल भी कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो पहला ग्राफ हमने सेटअप किया उसमें हमारे पास 7 वर्टिसेस हैं, 7 वर्टिसेस A, B, C, D, E, F, G। So we have 7 vertices और nodes, और हमारे पास कुछ एजेस भी हैं। तो इस तरीके से, लेकिन किसी भी एज में हमारी डायरेक्शन नहीं है तो हम इसे कहेंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ, जबकि ये वाला जो ग्राफ है वो डायरेक्टेड ग्राफ है। क्यों? क्योंकि अब हमारी नोड्स जो एजेस हैं उनमें डायरेक्शन भी लेबल्ड है, जैसे A to B, B to D, A to D एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम 2 तरीके से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और तरीका है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का, जिसको हम कहेंगे सेट रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमने देखा था अभी कि हमने कहा कि एक ग्राफ को हम 2 सेट से डिनोट कर सकते हैं, सेट ऑफ वर्टिसेस और सेट ऑफ एजेस। तो अब हम V और E 2 सेट ऑफ सेट्स डिफाइन करेंगे। अब V में क्या है, V में सिर्फ नोड्स होंगी A, B, C, D, E, F, G, और हमारे जो हमारा सेट ऑफ एजेस है उसके अंदर हर एज डिफाइन होगा, और एज किसके बीच में है, 2 नोड्स के बीच में। तो जैसे कि एक एज, ये वाली जो एज है इसको हम डिनोट करेंगे, तो ये A और B के बीच की एज है। इस तरीके से हम एजेस का भी एक सेट बना लेंगे, तो इसको हम कहेंगे सेट रिप्रेजेंटेशन। तो अगर अनडायरेक्टेड होगा तो इस तरीके से डिनोट होगा, डायरेक्टेड होगा तो हम बताएंगे इस बार भी। तो अब एज A to B है तो पहली नोड आपकी सोर्स नोड है और जो सेकेंड नोड है वो आपकी सिंक नोड है, जहाँ तक आपका एज जा रहा है। ग्राफ का तीसरा रिप्रेजेंटेशन का मेथड क्या है, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम देखेंगे आगे कि इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के ही थ्रू हम ग्राफ क्लस्टरिंग या क्लस्टरिंग ऑन ग्राफ, जिसको स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग भी कहते हैं, को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे, अब हम अपनी जो हमारे वर्टिसेस हैं उनको हम रो और कॉलम में इस तरीके से बना देंगे। तो हमारे पास क्या थे, A to G हमारे पास 7 नोड्स थी या वर्टिसेस थे, तो हमने दोनों तरफ उनको लिख दिया है। अब हम देखेंगे कि
किन दो वर्टिसेस के बीच में एज है, जिनके बीच में एज है हम वहाँ पर एक 1 सेटअप कर देंगे और जहाँ पर एज नहीं है वहाँ हम 0 डाल देंगे। लेकिन ये 1 और 0 कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये हो सकता है कि हम उनका सिमिलैरिटी मेजर कर लें। तो सपोज़ करिए कि हमारे पास दो डेटा सैंपल्स हैं। हमारे पास पहला डेटा सैंपल था जो A से डिनोटेड था, जिसमें हमारे पास 2 फीचर थे। तो पहला फीचर है x1, दूसरा है x2। इसी तरह हमारे पास दूसरा डेटा सैंपल है जिसमें दोबारा 2 फीचर्स हैं y1 और y2। तो अब हमारी एफिनिटी क्या हो सकती है? हम कहेंगे कि A और B के बीच में जो डिस्टेंस है उसको यूज़ करते हुए हम एफिनिटी डिफ़ाइन कर सकते हैं। हो सकता है हम ये कहें कि दिस इज़ नथिंग बट e raised to the power minus of d, where d is the distance between AB, d square by लेट्स से गामा। गामा कोई हमारा कांस्टेंट है। तो जब हमारा डिस्टेंस 0 होगा, जब दोनों हमारी नोड्स पास में होंगी या बिल्कुल एक ही जगह बैठी हैं, अगर डिस्टेंस स्मॉलर हो जाएगा तो e रेज़ टू द पावर -0, जो कि हमारी बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, तो इसका मतलब हमारा जो ये सिमिलैरिटी है ये 1 की तरफ टेंड करेगा। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये हमारी जो वैल्यू होगी वो काफ़ी एक्सपोनेंशियल में -इन्फिनिटी की तरफ जब जाएगा तो ये वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है तो उनके बीच में उनका कनेक्शन डिक्लाइन करेगा, और अगर डिस्टेंस कम है दो नोड के बीच में तो फिर हमारा ये जो क्वांटिटी होगी ये बढ़ जाएगी। और आप एक थ्रेशोल्ड लगा सकते हैं और कह सकते हैं अगर थ्रेशोल्ड से ऊपर वैल्यू है तो 1 कर दो, इसका मतलब है कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दो, और अगर थ्रेशोल्ड से नीचे है तो 0 कर दो, इसका मतलब कनेक्शन हटा दो। तो ये एक तरीका होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाने का। लेकिन अब इसमें आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने हर डेटा सैंपल के फीचर्स को इस्तेमाल करते हुए उसकी एडजेसेंसी बना दी। एडजेसेंसी बनाने के भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन यहाँ पर एज्यूम करिए कि आप इस तरह से डेटा सैंपल्स की एडजेसेंसी बना चुके हैं। तो जब आप डेटा सैंपल्स की एडजेसेंसी बना लेंगे तो फिर आपके पास इस तरह का एक मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये मैट्रिक्स हमेशा ही सिमेट्रिक होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं ये जो वैल्यू है तो ये क्या है, A to B। अगर हमारा अनडायरेक्टेड है तो A to B और B to A तो सेम कनेक्शन है। तो इसका मतलब अगर A to B में 1 है तो B to A में भी आपको 1 ही मिलेगा। तो ये आपकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर हमने एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाया, तो यहाँ से हम स्टार्ट किए, इस नोड से स्टार्ट किए और इन नोड्स पर हम एंड हो रहे हैं, और हम देख लेंगे कि किस तरह के हमारे कनेक्शंस हैं। तो इस तरीके से हम अपनी एडजेसेंसी मैट्रिक्स को सेटअप कर देते हैं। अब हम सबसे पहले यूज़ करते हैं पहला मेथड, जिसमें कि हम नॉर्मलाइज लैप्लाशियन को यूज़ करते हुए स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग को करेंगे। तब यहाँ आइडिया क्या है, तो हमारा एम क्या है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर टू हैव एज मेनी एजेस एज विद इन अ सैम्पल एंड एज फ्यू एजेस बिटवीन द क्लस्टर्स। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, हम सपोज़ करिए हमने 2 क्लस्टर सेटअप किए, तो हम चाह रहे हैं कि विद इन अ क्लस्टर तो काफ़ी सारी एजेस हो, वो डेंस हो, क्लस्टर अपने आप में डेंस हो, काफ़ी सारी नोड्स जो आपस में कनेक्टेड है वो एक क्लस्टर में कैप्चर हो जाए। लेकिन अगर हमने 2 क्लस्टर सेटअप किए तो अक्रॉस द 2 क्लस्टर्स हमारी नंबर ऑफ एजेस बहुत कम हो। तो अब इसको दोबारा पढ़िए, टू हैव एज मेनी एजेस एज पॉसिबल विद इन अ क्लस्टर, तो उसकी तो विड्थ छोटी होनी चाहिए, वो बड़ा कॉम्पैक्ट होना चाहिए, एंड एज फ्यू एजेस बिटवीन द क्लस्टर्स, तो 2 डिफरेंट क्लस्टर्स के बीच में हमारी एजेस कम होनी चाहिए। तो अब हम इस तरीके से हम करते हुए क्लस्टरिंग करना चाहते हैं, मतलब कि जहाँ पर डेंस कनेक्शंस हैं, डेंस नोड्स हैं, पास हैं, उनको हम इकट्ठा एक क्लस्टर करके बाहर निकालना चाहते हैं। तो जब हम नॉर्मलाइज लैप्लाशियन मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं तो हम सबसे पहला क्या स्टेप लेंगे कि सबसे पहले हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए नॉर्मलाइज्ड अपना लैप्लाशियन मैट्रिक्स बनाएंगे। और ये नॉर्मलाइज्ड लैप्लाशियन मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है, इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, वेयर आई जो है ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
तो सपोज़ करिए कि हमारा कैपिटल ए जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स था वो 7 क्रॉस 7 था, तो हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेटअप करेंगे, वो भी 7 क्रॉस 7 होगा। हम एक डिग्री मैट्रिक्स सेटअप करेंगे जिसको हम कहेंगे डी भी 7 क्रॉस 7 होगा, लेकिन डी में क्या होगा, हर नोड की डिग्री होगी, और डिग्री का मतलब क्या है कि जितनी भी एजेस उसमें से इमिनेट हो रही हैं वो होगी। तो अगर हम पीछे जाएं, तो अगर हम इस वाली नोड को देखें ए को, तो उसकी डिग्री हो गई 2। अगर हम सेकंड नोड को देखें, उसकी भी डिग्री 2 है, तीसरी की भी डिग्री 2 है, लेकिन जो चौथी नोड है उसमें 1 2 3 4, इसका मतलब 4 एजेस हैं, तो उसकी डिग्री हो गई 4। तो इस तरीके से हम अपना डिग्री का डी मैट्रिक्स भी सेटअप कर देंगे, और ये डी मैट्रिक्स हमारा जो होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसके डायगोनल पे हर नोड की डिग्री आएगी और ऑफ डायगोनल पूरा का पूरा मैट्रिक्स 0 होगा। तो अब हमने क्या किया, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेटअप कर दिया, हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लिया, और हमने अपना एक डिग्री मैट्रिक्स बना लिया। उसके बाद ये जो नॉर्मलाइज लैप्लाशियन मैट्रिक्स आया, हम इसका आइगन वेक्टर डिकम्पोजिशन करेंगे, इसके आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, और फिर उनको इस्तेमाल करते हुए हम आगे देखेंगे कि हम उनकी क्लस्टरिंग डेटा की या नोड्स की क्लस्टरिंग करेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सपोज़ करिए ये आपका नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क के करस्पॉन्डिंग हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स ये आ गया। तो हमने यहाँ पर जो एजेस डाली हैं वो हमने कोई सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज़ करते हुए या एफिनिटी क्राइटेरिया यूज़ करते हुए डेटा सैम्पल्स के बीच में हमने एजेस डाली, लेकिन इवेंचुअली हमारा एक बाइनरी मैट्रिक्स सेटअप हो गया जिसको हम कह रहे हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ये क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी नोड्स। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से इन नोड्स को लिख देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ए टू बी कनेक्शन है तो ये 1 हो गया, ए टू डी भी कनेक्शन है तो वो भी हमारा 1 हो गया। तो हमारे ए से सिर्फ बी और डी में कनेक्शन जाता है, इसलिए सिर्फ वो 2 1 हुए, बाकी सारे 0 हो गए। और हम देख रहे हैं कि जो डी का सेटअप हुआ तो डी में पहली वैल्यू जो आ गई हमारी 2 आ गई। इसी तरह अगर आप फोर्थ नोड को देखें जो कि हमारी डी है, उसकी डिग्री क्या है, 4 है, क्योंकि 4 एजेस हैं। तो हम डी को देख लेते हैं, डी ये है, तो डी से एक एज यहाँ है, एक एज यहाँ है, एक एज ये और एक एज ये, तो इंडीड हमारी 4 एजेस हैं। तो उसकी डिग्री भी है हमारी 4 और वो उसके डायगोनल पे आ गई। अब जब हमने ये कर लिया तो दूसरा हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें डी ऑफ -½ करना है। तो इसका मतलब क्या है कि हम 1/, हर डायगोनल एंट्री को डिनोमिनेटर में लेके जाएं और उसका स्क्वायर रूट ले लें। तो इस तरीके से हमने ये मैट्रिक्स भी D-½ भी सेट कर दिया। D-½ सेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमें ये वाला मैट्रिक्स बनाना है, D-½ D⁻⁻½ A इंटू D⁻⁻²। तो जब हमने ये मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा मैट्रिक्स सेटअप हो गया। अब नॉर्मलाइज लैप्लाशियन क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस दिस, क्योंकि हमारे पास 7 नोड्स हैं तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 7 क्रॉस 7 है। तो ये हमारा 7 क्रॉस 7 मैट्रिक्स आया, ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स आया। हमने नॉर्मलाइज लैप्लाशियन मैट्रिक्स बना लिया। अब नॉर्मलाइज लैप्लाशियन मैट्रिक्स बनाने के बाद अब हमने आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन करना है। तो हमने इसका आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़ निकाले। तो जब हमने वो किया तो आप देखिए ये हमने आइगन वैल्यूज़ लिस्ट करी है यहाँ पर, और उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स जो हैं वो हमारे ये आइगन वेक्टर्स हैं। तो इस तरीके से हमने आइगन वेक्टर्स को सेटअप कर दिया। अब यहाँ पर नॉर्मलाइज लैप्लाशियन का पहली आइगन वैल्यू हमेशा ही आपकी 0 आएगी, और जो सेकेंड आइगन वैल्यू है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो हमारी हेल्प करता है हमारे ग्राफ को क्लस्टर करने में। तो अब हम यहाँ पर क्या ध्यान देंगे, हम ये देखेंगे कि कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कि हमारी पॉजिटिव हैं इस सेकेंड आइगन वेक्टर में, और कौन सी वैल्यूज़ हैं जो नेगेटिव हैं। तो हम देख रहे हैं ये वैल्यूज़ जो हैं ये सारी पॉजिटिव हैं और ये वैल्यूज़ सारी नेगेटिव हैं, और इनको भी हम ऑर्डर्ड मैनर में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने A to अपनी G सारी नोट्स लिख दिया। तो अगर जो हमारी सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं
उसके करस्पॉन्डिंग जो नोड्स हैं उनको हम एक क्लस्टर में डाल देंगे और जो नेगेटिव वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग है उनको हम दूसरे क्लस्टर में डाल देंगे। तो इस तरीके से हम सेकेंड आइगन वेक्टर को यूज़ करते हुए अपना ग्राफ का क्लस्टर बना देंगे। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, द सेकेंड आइगन वैल्यू ऑफ द नॉर्मलाइज्ड लैप्लाशियन मैट्रिक्स टेल्स हाउ टू कट द ग्राफ बेस्ट। तो हम क्या करेंगे कि हम वो सारी नोड्स को एक क्लस्टर में डाल देंगे जिनका साइन जो है सेकेंड आइगन वेक्टर का करस्पॉन्डिंग नोड्स का जिनका साइन लेस देन 0 है, और एक दूसरा क्लस्टर बना देंगे जिनका साइन ग्रेटर देन 0 है, जो कि हमने किया। इनको हम अलग कर देंगे और इनको अलग कर देंगे, तो इनके करस्पॉन्डिंग ये नोड्स अलग हो गई और ये नोड्स अलग हो गई। और इनको अब हम कहेंगे, तो ये वाला जो क्लस्टर है जहाँ नेगेटिव वैल्यूज़ हैं ये हमारा S है और ये हमारा T सब ग्राफ है। तो ये हमारे दो क्लस्टर बन गए। तो अब देख रहे हैं कि हमने दो क्लस्टर बनाए, तो ABCD नोड्स हमारी अलग हो गई और ये EFG हमारी नीचे वाली नोड्स अलग हो गई, और इस तरीके से ये हमारा ग्राफ का कट लगा। तो ग्राफ कट हमारा ये हमने लगाया है। तो इस तरीके से अब हमने ग्राफ का स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग परफॉर्म कर ली। तो हमारा डेटा जो है वो दो क्लस्टर्स में बट चुका है। तो ये जो 4 डेटा सैंपल्स हैं ABCD, हम ये कहेंगे ये एक क्लस्टर बना रहे हैं, EFG हमारा दूसरा क्लस्टर बना रहे हैं। अब आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमारे ABCD नोड्स जो हमारे एक क्लस्टर में गए, तो देखिए ये आपस में डेंसली कनेक्टेड है। इसी तरह EFG भी डेंसली कनेक्टेड है, लेकिन ये जो दोनों क्लस्टर हैं ये सिर्फ एक ही एज से जुड़े हुए थे, जिस एज को हमने यहाँ पर काट के ग्राफ को क्लस्टर कर लिया। अब सपोज करिए कि आप कहते हैं कि नहीं मुझे तो ग्राफ को और फर्दर हमें 2 क्लस्टर नहीं बनाने थे बल्कि 2 से ज़्यादा बनाने थे। तो फिर आप क्या करेंगे, अब की हम क्या करेंगे कि हम सेकेंड और थर्ड दोनों आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन होंगे कि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो जो ये 2 वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। ये हमारे पास इन वैल्यूज़ के हमारे पास ये पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशन है। तो ये पहला क्वाड्रेंट है, ये तो है दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये है पॉजिटिव और दूसरी वैल्यू नेगेटिव, जो कि हमारा ये वाली हैं। तो हम देख रहे हैं A और B जो नोड्स हैं वो हमारी इस तरीके से अलग अलग ही क्वाड्रेंट में हमारी बदल जाएंगी। तो जहाँ पर V2 हमारा पॉजिटिव है और V1 भी हमारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो वो हमारी एक क्लस्टर में जाएंगी। तो ये और ये देखिए ये वाली दोनों वैल्यूज़ जो हैं उसकी दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, वो यहाँ पर आ गई। दूसरा हमारा क्या बना, दूसरा हमारा है V2 नेगेटिव हो गया और हमारा V3 अभी भी पॉजिटिव रहा। तो पहली वैल्यू नेगेटिव और दूसरी हमारी पॉजिटिव, ये 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो वो हमारी कौन सी हैं, EFG, तो वो ये वाला क्लस्टर बन गया। V2 हमारा पॉजिटिव है, V2 हमारा पॉजिटिव है और हमारा V3 हमारा नेगेटिव है, जो कि हमारी पहली वैल्यूज़ है। तो हम इसको दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। तो हमारा V2 पॉजिटिव, V2 इस तरफ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है V2 का साइड, ये V2 का नेगेटिव साइड है, ये V3 का पॉजिटिव साइड है और ये V3 का हमारा नेगेटिव साइड है। तो जब V2 और V3 दोनों पॉजिटिव हैं तो वो हमारी हैं C और D, ये हमारे चले गए, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये हमारे आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर हमारा है V2 हमारा नेगेटिव हो गया लेकिन V3 पॉजिटिव है, V2 नेगेटिव हो गया, ये V2 का है और ये हमारा V3 का है। तो V2 नेगेटिव और V3 पॉजिटिव ये हमारे चले गए सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये हमारे आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। फिर हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट है जो खाली चला गया और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा V2 पॉजिटिव है और V3 नेगेटिव है, ये हमारे आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एक तरीके से इस बार हमने 3 क्लस्टर्स में डेटा को डिवाइड कर दिया।
अब हम दूसरा मेथड देखते हैं कि अगर हमने अननॉर्मलाइज्ड लैप्लाशियन मैट्रिक्स को यूज़ किया, उसको भी यूज़ करते हुए हम ग्राफ क्लस्टरिंग कर सकते हैं या स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग कर सकते हैं। अब की बार अननॉर्मलाइज्ड लैप्लाशियन हमारा बनता है D-A से। तो हमने D-A को सेटअप किया और उससे हमने L0 बनाया। L0 बनाने के बाद अब हमने क्या किया कि अब हमने, लेकिन ये जो आपका L0 है इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर हम नॉर्मलाइज्ड लैप्लाशियन और अननॉर्मलाइज्ड लैप्लाशियन के बीच का रिलेशनशिप देखें तो ये जो क्वांटिटी है इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी नॉर्मलाइज्ड लैप्लाशियन के बराबर है। लेकिन हम L0 जो सेटअप करते हैं, L0 हम सेटअप करते हैं D-A से। इस तरीके से अब हमने अपना अननॉर्मलाइज्ड भी सेटअप कर दिया। उसके बाद दोबारा वही हम करेंगे कि हम आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे और हर आइगन वेक्टर हमारा नॉर्मलाइज्ड होता है तो वो भी हम देखेंगे। इस बार हमें इनको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, तो हमने आइगन वेक्टर्स नॉर्मलाइज भी कर दिए। नॉर्मलाइज करने के बाद फिर हम सॉर्टेड आइगन वैल्यूज़ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जिस तरीके से हमने नॉर्मलाइज के केस में किया था। इसमें भी हमारी पहली आइगन वैल्यू तो 0 ही आएगी और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा आइगन वेक्टर होगा उसकी सबकी वैल्यूज़ 1 1 1 1 आएंगी। लेकिन वो अगर हम नॉर्मलाइज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 7 एंट्रीज़ हैं, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/√7 से वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी, उसके नॉर्म से नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमने नॉर्मलाइज कर दिया। अब हमारा ये है हमारा सेकेंड आइगन वेक्टर। अब हम दोबारा वही करेंगे, सेकेंड आइगन वेक्टर को देखेंगे और उसके हिसाब से ग्राफ को काट लेंगे। तो बाकी का प्रोसेस वैसा ही रहेगा जैसा कि वो था। अब इसमें अननॉर्मलाइज्ड लैप्लाशियन मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये भी सिमेट्रिक है और पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है। पहली आइगन वैल्यू हमारी हमेशा 0 होती है और उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो हमारा 1 होता है। रिमेनिंग आइगन वैल्यूज़ को हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल आइगन वैल्यूज़, वो नॉन ज़ीरो हैं। तो अब ये जो n क्रॉस n L0 जो हमारा मैट्रिक्स है, क्योंकि ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट भी है, तो इसका मतलब इसकी सारी ही आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 मिलेंगी। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अब हमने अगर L0 के करस्पॉन्डिंग यूज़ किया तो फिर वही होगा कि जो पॉजिटिव हैं उनको हम एक क्लस्टर में डाल देंगे और नेगेटिव को एक क्लस्टर में डाल देंगे। तो इस बार एटलीस्ट इसी एग्जाम्पल में हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ कट है वो आइडेंटिकल बना, जैसा कि हमने नॉर्मलाइज को यूज़ करके किया था। अब इसमें ग्राफ कट जो है उसके भी हम ये कहते हैं कि ग्राफ को काटने के भी कई क्राइटेरिया हैं। आप रिसर्च में, लिटरेचर में बहुत सारे क्राइटेरिया देख सकते हैं, लेकिन हम 2 क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। एक है रेशियो कट। रेशियो कट को हम कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। रेशियो कट से जब हम पार्टीशन करना चाहते हैं कि सपोज़ कहिए कि हम ये कह रहे हैं कि हम टोटल k नंबर ऑफ़ पार्टीशंस करना चाहते हैं, तो हमने देखा था हमने एक बार 2 पार्टीशन करने चाहे और एक बार 4 पार्टीशन करने चाहे, तो k जो है वो हमारे नंबर ऑफ़ पार्टीशंस हैं। अब हम क्या करेंगे कि हर पार्टीशन का हम देखेंगे सम ऑफ वेट्स ऑफ द एजेस बीइंग कट, तो जितने भी एजेस हैं उसमें जितनी कट रही हैं उन सभी का सम ऑफ वेट्स ऑफ द एजेस, जितनी भी एजेस एक क्लस्टर में आई ऑफ एजेस बीइंग कट, वो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ नोड्स इन द सब ग्राफ। जबकि जब हम नॉर्मलाइज कट देखते हैं तो हम नॉर्मलाइज कट में क्या करते हैं, तो हम नॉर्मलाइज कट में ये कहते हैं कि हम सम ऑफ वेट्स ऑफ एजेस बीइंग कट और हम देख रहे हैं सम ऑफ डिग्री ऑफ नोड्स ऑन द सब ग्राफ। तो हम इन रेशियो कट का जो पार्टीशन आता है वो कुछ ये इस तरीके का होता है और जो नॉर्मलाइज कट का जो पार्टीशन आता है वो कुछ इस तरह के फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है। तो सपोज़ करिए कि हमने ये वाला एक ग्राफ सेटअप था जो हमारा ABCDEFG नोड्स का था और हम इसका रेशियो कट हम 2 तरीके से इसमें काटते हैं। एक है हमारा कट A और दूसरा है हमारा कट B। आप दोनों देख पा रहे हैं। हम अब रेशियो कट जब हमने A किया तो हम देखते हैं कि रेशियो कट की क्या वैल्यू आती है। जब हमने B से काटा तब हम देखेंगे कि रेशियो कट की क्या वैल्यू आई।
तो चलिए रेशो कट और नॉर्मलाइज कट दोनों कट ए और कट बी के लिए हम रेशो कट और नॉर्मलाइज कट दोनों की वैल्यू पहले कंप्यूट करते हैं। तो रेशो कट की हमने वैल्यू क्या कही थी, हम कहेंगे पहले तो है 1/k वेयर k डिनोट्स द नंबर ऑफ पार्टीशन। तो अगर हमने कट ए की बात करी तो कट ए जो देख पा रहे हैं वो सिर्फ 2 पार्टीशंस में ग्राफ को डिवाइड कर रहा है। एक पार्टीशन है EFG का और दूसरा पार्टीशन है ABCD का। तो इसलिए 1/2 तो हमारा पहला आया। फिर हमने क्या कहा था, हमने कहा सम ऑफ वेट्स ऑफ द एजेस बीइंग कट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ नोड्स इन द सब ग्राफ, और उस रेशो को निकाल के हमने सम भी करना है हर एक के लिए। तो अब देखिए, तो हमारे सम ऑफ डिनोमिनेटर में क्या है, सम ऑफ द नोड्स बीइंग कट। तो एक कट तो हमारा ये वाला है, इसमें हमारी कितनी नोड्स हैं, 4। दूसरा कट हमारा ये वाला है जिसमें नोड्स कितनी हैं, 3। और न्यूमरेटर में हमारा क्या आना है, सम ऑफ वेट्स ऑफ द एजेस बीइंग कट। तो हमारी एज कौन सी कटी, ये वाली एक एज कटी, तो इसका वेट सिर्फ 1 है, तो इसलिए न्यूमरेटर में दोनों में आ गया 1। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू हो गई 0.29। अब हम दूसरा कट देखते हैं। दूसरा कट कौन सा है, कट हमारा है बी। जब हमने कट बी देखा और उसके लिए हमने ये लगाया, तो अब की बार हमारा ग्राफ कितने भागों में बटा। हमारा ग्राफ जब हमने ये वाला कट लगाया, एक कट ये बना, हम इसको दूसरे कलर से डिनोट कर देते हैं। तो अब हमारे पास एक क्लस्टर ये बना, दूसरा क्लस्टर हमारे पास ये बनेगा और तीसरा क्लस्टर हमारे पास ये बनेगा। ये हमारे बनेंगे कट बी से। तो अब हम क्या करेंगे, अब कितने नंबर ऑफ क्लस्टर बने, 3। तो इसलिए डिनोमिनेटर में आ गया पहले 1/3। अब उसके बाद जब हमने ये वाला एक कट ये वाला देखा, तो इसमें कितनी एज कटी, सिर्फ एक एज ये वाली कटी। तो इसलिए हो गया हमारा, और कितनी नोड्स हैं, 3। तो ये हो गई 1/3। ये हमारी हो गई इसके लिए। एक हमारे पास ये सिंगल नोड रह गई, इसमें भी एज कितनी कटी, एक, ये वाली एज कटी हमारी। तो ये हो गया 1/1। और दूसरा एक हमारा ये वाला क्लस्टर बना, लेकिन इस क्लस्टर में डी नोड से 2 एज निकल रही थी, तो हमारी 2 एज कटी। तो न्यूमरेटर में 2 आया और डिनोमिनेटर में कितनी नोड्स थी हमारी, 3 आया। तो अगर हमने कट बी लगाया तो हमारी वैल्यू हो गई 0.66। तो इसका मतलब जब हमने कट ए लगाया तो रेशो कट की वैल्यू है 0.29, जब हमने कट बी लगाया तो हमारी वैल्यू आई 0.66। अब हम नॉर्मलाइज कट की डेफिनेशन को देखते हैं। नॉर्मलाइज कट में हम क्या कह रहे हैं, डिनोमिनेटर एक तो 1/k तो वही होगा वेयर k इज़ अ नंबर ऑफ क्लस्टर्स। डिनोमिनेटर में क्या है, सम ऑफ डिग्री ऑफ नोड्स ऑन द सब ग्राफ, जो हमारा एक कटा है, और न्यूमरेटर में वही है सम ऑफ वेट्स ऑफ एजेस बीइंग कट। अब इसको भी देख लेते हैं। तो अगर हमने कट ए लगाया तो हमारे पास पहला जो ग्राफ है हमारा, उसमें आप देखिए EFG जो है, उसमें EFG को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 नोड्स हैं, ठीक है, वो ये वाला है। न्यूमरेटर में कितनी एज कटी, सिर्फ एक एज कटी जो E से निकल रही है, तो इसलिए न्यूमरेटर में है हमारा 1। डिनोमिनेटर में क्या होना है, हर नोड की डिग्री आनी है। तो G की डिग्री कितनी है, 2, F की डिग्री कितनी है, 2, लेकिन E की डिग्री कितनी है, 3, क्योंकि इसमें 3 एजेस हैं, तो इसलिए हो गया 3 + 2 + 2। अब हम दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरा ग्राफ हमारा ये वाला है जिसमें ABCD हैं। तो अब इसमें हमारा न्यूमरेटर में हमारी कितनी एज कटी, एज तो यही एक कटी है, तो हमारा न्यूमरेटर में तो आया 1। डिनोमिनेटर में हर एज की अब हमें डिग्री लिखनी है। A की है 2, B की है 2 क्योंकि वो इन दोनों से कनेक्टेड है, D की है 4, इसकी 2 और D की है 4, और C की हमारी कितनी डिग्री है, इसकी है 3 क्योंकि एक एज ये निकल के दोबारा इसके अंदर भी चली गई क्योंकि एक सेल्फ लूप बना हुआ है। तो ये हमने डिग्री लिखी और इसको जब हमने निकाला तो इसका आ गया हमारी वैल्यू 0.117। इसी तरह जब हमने इसको 3 भाग में डिवाइड किया तो उसके बाद हमने यहाँ पर कैलकुलेशन लिखी है और आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आ गई 0.242।
अब हम इसमें क्या देखते हैं, एम क्या है। एम क्या है? एम तो ये है कि हम मिनिमाइज करें ग्राफ कट क्राइटेरिया को। तो अब अगर हम इसमें देखेंगे तो हम पाएंगे कि अगर हम कट ए को देखते हैं तो रेशो कट की वैल्यू जो है 0.29 है और कट बी की वैल्यू 0.66 है, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी आई? 0.29। इसी तरह अगर हम नॉर्मलाइज कट की बात करें तो नॉर्मलाइज कट में भी जो हमारा कट ए है वही हमें मिनिमम वैल्यू दे रहा है और दूसरा कट जो है हमारे को कट बी जो है वो हायर वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर कहेंगे कि कट ए जो है वो एक हमारी बेटर अप्रोच है या बेटर हमें क्लस्टरिंग दे रहा है। तो अननॉर्मलाइज्ड वर्सेस नॉर्मलाइज्ड लैप्लाशियन मैट्रिक्स से जब हम कट लगाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जब हम अननॉर्मलाइज्ड की बात कर रहे हैं तो एम क्या है कि एक तरीके से ये रेशियो कट को इस्तेमाल करता है टू अप्रॉक्सीमेट द मिनिमाइजेशन ऑफ रेशियो कट। तो एक तरीके से जो भी रिजल्ट आता है वो ऐसे है जैसे कि रेशियो कट का के सिमिलर है, जबकि जब हम नॉर्मलाइज लैप्लाशियन करते हैं तो वो एक तरीके से अप्रॉक्सीमेट करता है नॉर्मलाइज कट के क्राइटेरिया को। और यहाँ पर जब हमारा अननॉर्मलाइज्ड है तो उसमें पैरामीटर किस चीज़ को हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं? नंबर ऑफ डेटा सैंपल्स इन ईच क्लस्टर। हम ये चाह रहे हैं कि हर क्लस्टर में नंबर ऑफ डेटा सैंपल जो हैं वो ऑप्टिमाइज हो, जबकि जब हम नॉर्मलाइज लैप्लाशियन को बात कर रहे हैं तो हम सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ईच सैंपल को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो अब अगर हमने सपोज करिए कि हमने ग्राफ कट का क्राइटेरिया यूज़ किया या स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग किया और उसके बाद क्लस्टर्स बना लिए और अब हमारे पास टेस्ट डेटा आया, तो अब हम उसकी इन्फ्रेंस कैसे लेंगे? तो अगर टेस्ट सैंपल आया तो उसकी इन्फ्रेंस के लिए क्या करेंगे? अब हम दोबारा नंबर ऑफ अप्रोचेस इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि हर सब ग्राफ का हम एक सेंट्रॉइड निकाल लें और डेटा सैंपल को देखें, टेस्ट सैंपल को, कि वो किस सेंट्रॉइड के नियरेस्ट है, उसे उसी हम सब ग्राफ का मेंबर मान लें। दूसरी एनालॉजी, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम अपने इस टेस्ट सैंपल को देखें कि उसके के नियरेस्ट नेबर्स कौन से सब ग्राफ को बिलोंग करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द जो उसके नियरेस्ट नेबर्स हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द नेबर्स जो हैं जिस क्लस्टर को बिलोंग करते होंगे हम उसी क्लस्टर में उसको असाइन कर देंगे। तो अब जिस्ट में समझते हैं कि हमने स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग में क्या किया। पहले हमारे पास ट्रेनिंग डेटा आया, उससे हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाई, उससे फिर हमने लैप्लाशियन बनाया, आप अननॉर्मलाइज या नॉर्मलाइज बना सकते हैं। फिर उससे हमने आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज़ निकाली और हम अगर हमें के क्लस्टर्स चाहिए, अगर हमें 2 क्लस्टर चाहिए तो हम सिर्फ सेकेंड आइगन वेक्टर को देखेंगे, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू से स्प्लिट मारेंगे। अगर हमें 4 क्लस्टर चाहिए तो हम सेकेंड और थर्ड आइगन वेक्टर को देखेंगे। तो इस तरीके से हम डिपेंडिंग ऑन हमारे को कितने क्लस्टर्स चाहिए हम उतने ही आइगन वेक्टर्स को इस्तेमाल करेंगे। तो एडवांटेजेस क्या है स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग का कि एक तरीके से ये नॉन लीनियर डेटा को भी करने में सक्षम है। तो जैसे कि अगर हम इस तरीके का हमारा डेटा है जो कि लीनियर रिंग्स में है, अगर हम के मीन्स यूज़ करेंगे तो देखिए ये 2 रिंग इसने सेपरेट नहीं करी, लेकिन स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग होगा इसने जो हमारी इनर रिंग है उसको ब्लू एक क्लस्टर में डाल दिया और जो आउटर रिंग है उसको उसने दूसरे क्लस्टर में डाल दिया। इसी तरह अगर डेटा हमारा कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है तो यहाँ पर भी इसने इस आर्क को और इस डेटा को बिल्कुल सेपरेट कर दिया, जबकि अगर के मीन्स देख रहे हैं तो के मीन्स में ये मिक्स हो गए हैं। ये एक क्लस्टर कह रहा है और दूसरे को ये क्लस्टर कह रहा है, जो कि सेंस थोड़ा नहीं बना रहा है। तो इस तरीके से जब हमारा नॉन लीनियरली डेटा अरेंज्ड होता है तो हमारा स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग बहुत ही अच्छा काम करता है। फ्लेक्सिबल भी है, आप डिफरेंट क्राइटेरिया से एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना सकते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से उसकी क्लस्टरिंग कर सकते हैं और कई बार क्लस्टरिंग की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होती है। इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं कि अब आपके पास काफ़ी सारे हाइपर पैरामीटर्स हो गए हैं एक तरीके से कि आप कितने क्लस्टर्स बनाएं, कौन से सिमिलैरिटी को यूज़ करें, या एडजेसेंसी जब बना रहे हैं तो क्या थ्रेशोल्ड रखें जिसके ऊपर आप कहें कि एज सेटअप है या एज नहीं है। कॉम्पिटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकती है क्योंकि अगर आपका बहुत बड़ा मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर डिकम्पोजिशन में भी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। हाई डिमेंशनल डेटा को भी इसे हैंडल करने में चैलेंज होगा। कई बार
आपका इंटरप्रेटेबिलिटी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, और अक्सर मशीन लर्निंग के मेथड्स में ये एक हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या हमारे पास जो भी मेथड है वो इंटरप्रेटेबल है या नहीं है। कई बार ये डोमेन टू डोमेन या एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन भी डिपेंड करता है। हम हो सकता है कि एक मेथड एक पर्टिकुलर डोमेन या एप्लीकेशन पे थोड़ा अच्छे से इंटरप्रेटेबिलिटी दे सके, और हो सकता है दूसरे मेथड ना दे सकें। थ्योरेटिकल गारंटी थोड़ा सा लिमिटेड होती है इसके केस में, और साथ में इसमें डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पे भी इसकी काफ़ी डिपेंडेंस है। अब इसको जो है स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग को लोग इमेज सेगमेंटेशन में भी यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर दो डेटा सेट पे देख पा रहे हैं। पहला डेटा सेट तो है हमारा न्यूयॉर्क स्प्रिंग 2002 फैशन का डेटा सेट है, जो कि अवेलेबल भी है। और यहाँ पर हमने मल्टी क्लास स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग का अगर मेथड परफॉर्म किया जाए तो ये 2 क्लस्टर्स, 3 क्लस्टर्स, 4 क्लस्टर्स, आप इसको देख पा रहे हैं कि डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड डेटा हो गया है। तो यहाँ पर 2 क्लस्टर कौन से हैं? ये जो ब्लैक आपको लाइन दिख रही है ये आपकी डिवीज़न की लाइन है। तो एक क्लस्टर इसमें ये वाला है जो इस ब्लैक लाइन के नीचे है, और दूसरा क्लस्टर ऊपर वाला है। जब आपने 3 क्लस्टर्स चूज़ किए तो यहाँ पर 3 क्लस्टर बन गए। एक क्लस्टर ये वाला है तो ये एक क्लस्टर है, दूसरा क्लस्टर ये है जो कि ये है, ये वाले डेटा सैंपल्स हैं, और तीसरा क्लस्टर ऊपर है। इसी तरह से क्लस्टरिंग, स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग परफॉर्म करते हुए आप देख रहे हैं कि एंड में जाके ये दोनों इमेजेस सेपरेट हो रही हैं। इसी तरह यहाँ पर स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग एक और डेटा सेट पे लगाया हुआ है, जो कि फिगर 2 का रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जब 6 आपने क्लस्टरिंग नंबर ऑफ़ क्लस्टर 6 चूज़ किए या 9 चूज़ किए, तो आप डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को भी क्लस्टर वो कर पा रहा है। तो अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं कि सपोज़ करिए कि इस तरीके से हमें एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है और हम उसमें क्लस्टरिंग करना चाहते हैं। तो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स का लोअर ट्रायंगुलर, क्योंकि एडजेसेंसी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो इसका मतलब है कि इसको आप फिर से फिलअप कर लेंगे। जब फिलअप कर लेंगे तो ये हमने नोड्स लिखी ABCDEF, और यहाँ पर भी लिखा ABCDEF। तो अब हम देख पा रहे हैं कि हम एक नेटवर्क को सेटअप कर सकते हैं जो कि अनडायरेक्टेड होगा। ए में एक सेल्फ लूप है तो हम यहाँ पर ए में एक सेल्फ लूप भी आपको दिख रहा है। इसी तरह सी में एक सेल्फ लूप है, डी में एक सेल्फ लूप है, और बाकी किसी में नहीं है। तो सी और डी में भी एक सेल्फ लूप लगे हुए हैं। इस तरीके से अब आपका नेटवर्क ये है जिसकी कि आप क्लस्टरिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप डी मैट्रिक्स या डिग्री मैट्रिक्स को लिखेंगे, जिसमें कि आप सम कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वंस इन अ रो, जो कि यहाँ पर किया हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, ए और डी सेटअप करने के बाद आप नॉर्मलाइज लैप्लाशियन बनाएंगे, जो क्या होगा आई माइनस डी माइनस हाफ ए डी माइनस हाफ। इसको यूज़ करते हुए लैप्लाशियन मैट्रिक्स सेटअप कर देंगे। लैप्लाशियन सेटअप करने के बाद अब आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन करेंगे, और उसके बाद आइगन वैल्यूज़ को सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। फिर जो आपकी पहली नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू आएगी वो ये वाली है, उसके करस्पॉन्डिंग जो होगा आप नेगेटिव साइन वाली नोड्स को एक क्लस्टर में डाल देंगे और पॉजिटिव वाले को दूसरे क्लस्टर में डाल देंगे। तो हमारी कौन से एक नोड में एक क्लस्टर में गई, ए सी और डी एक क्लस्टर में चले गए, बी ई और एफ एक क्लस्टर में चले गए। तो ए सी डी ये तीन नोड एक क्लस्टर में चले गए, बी ई एफ दूसरे क्लस्टर में चले गए। तो इसका मतलब कट हमारा ये कट ए बना। तो इस तरीके से हम इसकी क्लस्टरिंग को कर देंगे। सिमिलरली अगर हमें इसको अगर L0 के क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए करना है तो फिर हम आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन हम अब की बार बनाएंगे D माइनस ए, जो कि होगा हमारा L0। इसका हम फिर आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन करेंगे, और फिर उसके करने के बाद सॉर्टेड ऑर्डर में आइगन वैल्यू अरेंज करेंगे, और फिर पॉजिटिव को एक में कर देंगे और नेगेटिव को एक में कर देंगे। अब की बार हमारा कट B लगा, जिसको हम इस्तेमाल करते हुए
स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग ग्राफ की कर देंगे। ये हमारा सैम्पल कोड है मैटलैब का, आप इसको चला सकते हैं या पाइथन में भी इसका रूटीन लिख के आप स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस मॉड्यूल में हमने क्या सीखा? हमने स्पेक्ट्रल एम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट को समझा। एक तरीके से जितने भी ये मेथड्स हैं जिनमें कि आप आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर डिकम्पोजिशन करते हैं, डेटा को इस्तेमाल करते हुए आप या तो पीसीए में भी हम कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनाते हैं और फिर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर डिकम्पोजिशन करते हैं। इन सभी मेथड्स में हम कहते हैं कि स्पेक्ट्रल एम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और एक तरीके से अगर हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर डिकम्पोजिशन आइगन वैल्यूज़ को देखते हुए या आइगन वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए करते हैं तो हम इन्हें स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग के फॉर्म भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमने स्पेक्ट्रल एम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट देखा, ग्राफ, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, लैप्लाशियन मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट्स को समझा और हमने देखा कि अननॉर्मलाइज या नॉर्मलाइज लैप्लाशियन को यूज़ करते हुए किस तरीके से हम स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग परफॉर्म कर सकते हैं। हमने ग्राफ कट के दो मेथड देखे, रेशो कट और हमने नॉर्मलाइज कट के कॉन्सेप्ट को देखा, जिसमें हमने कहा कि जब हम नॉर्मलाइज लैप्लाशियन मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग करते हैं तो एक तरीके से ये वैसे ही है, ये हमारे नॉर्मलाइज ग्राफ कट के क्राइटेरिया को अप्रॉक्सीमेट करता है, जबकि अननॉर्मलाइज वाला हमारा रेशो कट के ग्राफ क्लस्टरिंग के मेथड को अप्रॉक्सीमेट करता है। हमने एडवांटेजेस और चैलेंजेस भी देखे और साथ में हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी इसमें किए। धन्यवाद।